बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। इस उम्मीद के साथ कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हम अपने शो के साथ हाजिर हैं। बहुत ही जैम पैक शो है, बहुत सारी मुलाकातें आपसे करवानी है, बहुत सी बातें करनी है। लेकिन अभी बात करते हैं खित्ते की बदलती सूरत हाल की। तो ईरान इसराइल जंग छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और दोनों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रात गए ईरान ने ऑपरेशन बादल सादिक सोम की 10वीं लहर का आगाज किया। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तिल अवीव में सायरन बज उठे, शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई। आयरन डोम मिसाइलों को रोकने में फिर नाकाम हो गए। और दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और के शहर में भी धमाके सुने गए हैं। इसराइली फौज ने तेहरान डिस्ट्रिक्ट 18 में लोगों को आइंदा हमले से खबरदार कर दिया है और उसे खाली करने का कह दिया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। आयतुल्लाह खामनाई हमारे आसान हदफ है। अमरीकी सदर ने कहा कि हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं, मगर फिलहाल हम उन्हें निशाना नहीं बना रहे। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के आसमानों पर हमारा मुकम्मल और पूरा कंट्रोल है और नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएं। ईरान के पास अच्छे स्काई ट्रैकर्स और दिफाई साजो सामान मौजूद थे, लेकिन उसका मुआवजा अमरीकी साजो सामान से कतई नहीं किया जा सकता। अमरीका से बेहतर सामान कोई नहीं बना सकता। इससे पहले G7 से वापसी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूं, जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान से रुजू नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान बात करना चाहता है तो वो जानते हैं कि मुझ तक कैसे पहुंचना है। और दूसरी जाने मगरबी मीडिया के ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से गौर कर रहे हैं कि आया इसराइल के साथ मिलकर ईरान में जौहरी मकामात पर हमले किए जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ज़ेर ज़मीन जौहरी रिएक्टर्स तक अमेरिका का बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि ये बम सिर्फ B-2 बमबार तैयारे से ही गिराया जा सकता है और बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अमरीकियों और जो फौज है उसके तहफ़्फ़ुज़ में गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, मगर वो ईरान की जोहरी अफसोदगी ख़त्म कराने के लिए मज़ीद इक़दाम भी कर सकते हैं। और अगर बात करें चीनी सदर शी जिनपिंग की, तो ईरान इसराइल तनाज़े पर तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने पर जोर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि चीन किसी भी ऐसे इक़दाम की मुखालफत करता है जिससे दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हो। इसराइल ने ईरान पर हमला करके मशरक़ वस्ता में तनाव अचानक उसमें इजाफा कर दिया। फौजी तनाज़े किसी मसले का हल नहीं होता, ना ही आलमी बरादरी के मुफाद में होता है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, ये भी कहा उन्होंने। और दूसरी जानिब बात करें तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर हैं, जहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे और इस मौके पर उनकी अमरीकी सदर से भी अहम मुलाकात होगी। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कैंट रूम में ज़ोहराना दिया, कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाना है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। और सदारती शेड्यूल के मुताबिक दावत का एहतमाम दोपहर 1 बजे किया गया है। इस पर जी हमने करना जो ओवरऑल सूरत हाल बनी है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना एंड सैयद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जब हम बात करें, ईरान इसराइल जंग छठे रोज में दाखिल हो गई है, एक दूसरे पर हमलों में शिद्दत देखने में आ रही है। दोनों अतराफ से अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं आप डीएस्केलेशन देख रहे हैं इन फ्यूचर या फिर मजीद कशीदगी में इजाफा होता ही देख रहे हैं? नहीं जी, अभी तो सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा अफसोसनाक सिचुएशन है पूरे इस रीजन में, बट एस्केलेशन में ऑफ कोर्स अभी फिलहाल तो इजाफा ही होगा। हम देख रहे हैं कि ईरान भी जो है वो सरप्राइज अटैक्स कर रहा है और दे आर डूइंग जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, जिस तरीके से एयर कंट्रोल अभी इजराइल को कह सकते हैं, क्योंकि एयर कंट्रोल इज नॉट विद द ईरान जी, जो वहाँ की फिजा है वो दैट इज विद द इजराइलीज, अनफॉर्चुनेट। बट उसके बावजूद इन अदर डोमेन्स रिस्पॉन्स इज गोइंग। मिसाइल्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं और स्नीक थ्रू भी कर रहे हैं। इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम्स में 3 टियर डिफेंसिव सिस्टम है इजराइल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद देयर इज अ सिचुएशन इन टेल अवीव, हाइफा में देखते हैं इजराइल में सिचुएशन जरूर मौजूद है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एस्केलेशन लैडर पे अब ऊपर ही चीजें जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियर के बाद अभी जो इजराइल ने अपने मिलिट्री टारगेट सेट किए हुए हैं
पहले तो दे स्टार्ट अप विद द न्यूक्लियर फैसिलिटीज या न्यूक्लियर की जो बात की, जो बहुत ही डेंजरस एक फिनोमेना था, और हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर ये न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे तो वहां से रिटेलिएशन आएगी। देखिए ईरान जो है वो इज अ नेशन जी, वो दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी, कोई गाजा तो है नहीं। तो अल्लाह करे कि यहाँ पे सेंस प्रिवेल हो जाए, बट दे विल इवन दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग। बिल्कुल ऐसा है। मेजर जनरल साहब, आप भी एक इम्पोर्टेंट ओहदे पे फाइज रहे हैं फौज में, और आप बताइएगा कि ये जो स्ट्रेटजी है कि जब आप अपना दिफा नहीं कर सकते तो आपको हमलावर हो जाना चाहिए और आपको एग्रेसिव मोड इख्तियार करना चाहिए, आपको लगता है कि ये एक मौसर स्ट्रेटजी है? देखिए जी, जो भी फौजें या जो भी कौमें वापस हमला नहीं कर सकती, अपना डिफेंस नहीं कर सकती, तो वो फिर वो दिफा भी परमानेंट नहीं कर सकती। योर डिफेंस लाइज इन योर ऑफेंसिव अप्रोच। अच्छा, ऑफेंसिव ये कि डिफेंस के बीच में भी ऑफेंसिव अप्रोच होती है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट देखें तो पहले दिन जो पाकिस्तान का रिस्पांस किया वो डिफेंसिव मैनूवर थी, वो हमने उसके हमले को रोका था, और उसी रोक में जो आप एक दो मुक्के लगाते हैं जैसे बॉक्सर्स होते हैं, वो किया था। और उसके बाद आपने लास्ट पंच डिलीवर किया है, वो पंच था जिसपे फिर आपने नॉकआउट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, और पाकिस्तान की कौम की रिस्पांस था वो। इस तरह ईरानियंस भी एक नेशन है, वो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, तो वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल ही सरेंडर कर देंगे। तो जो आपने बात की है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ डिफेंस इज द ऑफेंस। देखिए अभी प्रीएम्पशन की है इजराइल ने, मैं ऑफेंसिव का ये मतलब नहीं कि आप चढ़ दौड़े विदाउट एनी कॉज। प्रीएम्पशन की इजराइल ने, बातचीत हो रही थी, बातचीत को पूरा मौका भी नहीं दिया गया, छठा राउंड होना था, अमेरिका और जो ईरान की बातचीत हो रही थी, उसको देख लेते हैं क्या फर्क पड़ना था जी। एक दिन की बात थी, लेकिन उससे पहले प्रीएम्पशन कर दी, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान कोई ऐसी बातचीत हो जाए जो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाए या कोई और मेजर्स शुरू हो जाए। तो दे वांटेड टू एंटेंगल यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान बोथ इनटू द वॉर, क्योंकि ट्रम्प, मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू की एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम द वॉर है एक चीज, और वो है प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो वो उनको टोटली इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और ऑलमोस्ट ही हैज टेकन हिम टू दैट प्लेस, बट आई डोंट थिंक सो के, क्योंकि अभी इतनी इवॉल्विंग सिचुएशन है कि एक सुबह सिचुएशन और होती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे होते हैं कि जी हमने बातचीत करेंगे। पहले दिन अमेरिका का जो स्टांस था वो ये था कि जी भी यूनिलैटरल एक्शन है इजराइल का, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर मैं बातचीत कर रहा होता और मेरा नेबर या कोई और उसको स्पॉइल करता तो मैं उससे नाराज होता। उन्होंने एम्बोल्डन किया है जी इजराइल को और सपोर्ट किया। इसका मतलब है कि दे हैड गिवन दिस टेसिट अप्रूवल टू इजराइल कि आप कंटिन्यू करो अपना जो काइनेटिक्स है जी। तो मिलिट्री एप्लीकेशन होगी, फिर टॉक्स की भी बात बीच पे होती रही। कल वो कह रहे हैं कि जी मैंने टॉक्स नहीं करनी, और वी का लफ्ज यूज कर दिया, वी आर डूइंग दिस, वी हैव अचीव्ड टोटल सरेंडर की जो ट्वीट्स आप अभी दोनों बात कर रहे हैं जो कल उन्होंने की है, और अचानक ही किया और थोड़े थोड़े वक्फे से किए। तो इंटरनेशनल ये जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो एक एक ट्वीट से चेंज हो रही है। किसी को प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। बिल्कुल ठीक। और ये भी बताएगा जाहिद महमूद साहब, एक तो ये कि ये तजाद क्यों है अमरीकी सदर के बयानात में, खासतौर पर ये तो अभी की एक सिचुएशन में है, वो तो अपने पहले दौरे हुकूमत में कुछ और कहा करते थे और फिर इंतखाबात से कबल कुछ और कह रहे थे, और अब फिर आकर कह रहे हैं कि वो इस इजराइल के साथ हैं और उसका साथ दे रहे हैं। एक तो ये तजाद के बारे में बताइएगा, दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम उन्हें नहीं मारेंगे। तो नेतन्याहू ये कहते दिखाई देते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मानने और रजीम चेंज करने की बात करके मकासद हासिल करने में वो कोश हैं, और अमरीकी सदर ये भी कह रहे हैं कि तेहरान खाली करने की ट्वीट भी करते हुए दिखाई देते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है ताकि बार बार इस तरह के बयानात दिए जाएं और अवाम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल आए, ये इसलिए किए जा रहे हैं, ये टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं? देखिए ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल डोमेन तो होती है। देखिए जो वॉर होती है ना जी, जब लड़ाई आप कर रहे होते हैं तो आप एनिमी के जो भी अपोनेंट है आपके उसके उड़ा लूप पे जाते हैं। उड़ा लूप का मतलब ये है कि आप उसके जो डिसीजन मेकिंग साइकिल है या जो प्रोसेसेस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो सरेंडर कर देता है या वो उसका इनएक्शन का शिकार हो जाता है, उसको आप अटैक करते हैं कंटिन्यूअसली। और ऑफ कोर्स यही चीजें हो रही है, बट हैविंग सेड दैट कुछ चीजें जो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है जी। एस्टेब्लिश्ड फैक्ट ये है कि इजराइल जो है वो ईरान को बिल्कुल ही
सबड्यू करवाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वो टेसिट अप्रूवल उन्होंने इजराइल को दी हुई है। ये भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो जेनोसाइडल एक्शंस हुए हैं गाजा में और सराउंडिंग एरियाज में, उसकी कंडेमिनेशन नहीं की अमेरिका, उसको एक किस्म का सपोर्ट ही करता है। और ये भी फैक्ट है कि इस वॉर में प्रॉक्सीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है दोनों तरफ से जी। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट्स थी या जो, तो मिसिंग जो चीजें हैं ना वो दो चीजें हो गई, एक तो पीपल ऑफ द रीजन हो गए और दूसरा पीस हो गया। तो पीस की तरफ कोई भी नहीं जा रहा। देखिए है ना, बात यह है कि सबसे पहले आप एक एंड स्टेट डिक्लेयर करें कि जी हम ये रीजन इस शेप में चाहते हैं कि, और जो बैलेंस्ड हो और जस्टिस पे मबनी हो। लेट्स से कि हम कहते हैं जी 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो है सॉल्यूशन, और उसमें फिर दोनों वॉरिंग फैक्शंस को उसकी तरफ लेकर जाए जी। अच्छा, अब वो गाजा में तो वॉर नहीं है, वो तो जेनोसाइडल वन साइडेड एक्शन है, उधर तो आपने एक ही बेलिजरेंट को रोकना है, लेकिन यहाँ पे वॉर हो रही है, आगे से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो आप अगर, तो अब देखिए ना, मैं इसको शॉर्ट में ये कहूंगा कि हमें एंटी वॉर ट्रम्प नहीं चाहिए, हमें प्रो पीस ट्रम्प चाहिए। एब्सेंशिया ऑफ वॉर डजंट मीन कि यहाँ पर पीस हो गया है। अब जिस तरीके से ये दुश्मनी और ये एनिमिटी डीप चली गई है, ये ब्लड में चली गई है। आपके और मेरे कोई बाप को, माँ बहन को, भाई को, बच्चे को मारे और उसकी लाशें में खाता फिरूं, बिल्कुल ऐसे ही, तो मैं सारी जिंदगी नफरत की आग में जलता रहूंगा। और यही चीज वहां पे हो रही है जी। मोर देन 60,000 पीपल इन गाजा। अभी ईरान में सिविलियंस मर रहे हैं। कल आपने वो मीडिया हाउस पे आपने न्यूज कास्टर को देखा जब वो न्यूज पढ़ रही थी। अब जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आइंदा फूल लेकर वो खबरें पेश करेगी? बिल्कुल ऐसा ही है, डीप रूटेड। तो अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, लेकिन रीजन जिस आग में चला गया ये इतने जल्दी बुझने वाली नहीं है। शायद बुझ जाए, लेकिन कूलिंग इफेक्ट्स रहेंगे। राइट। तो जनरल साहिब साहब, अभी आप क्या सोचते हैं कि जो एक अमन का दाई होने का दावा करते थे ट्रंप, अभी तो बैशिंग भी चल रही है उनकी बरतानवी मीडिया में, और लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि जो मशरक़ वस्ता में अमन लाने का कह रहे थे, अपने मैंडेट में भी कहते रहे हैं कि वो जंगें खत्म करा देंगे, अब वो उस पर यू टर्न ले रहे हैं। और यू टर्न हमें इस तरह से लेते दिखाई देते हैं कि अब उनके जो रीसेंट बयान आते हैं उसमें वो शामिल होने की भी बात कर रहे हैं, वो जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की भी बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई भी हमारे जो है वो रेडार पर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नया ट्रंप अभी उभर कर सामने आ रहा है, इसने पीछे जो ट्रंप ने पूरी मेहनत की थी अपने आप को एक पीसफुल सदर के तौर पर, और जिसके लिए नोबेल भी दिए जाने के दावे किए जा रहे थे उनकी इन काविशों के लिए, तो आपको लगता है कि वो एक इमेज जो है वो बड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है? मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ट्रंप ऐसे ही थे जी। हम जरा पास्ट में चले जाते हैं, इसको हम अगर देखते हैं, मैं व्हाई आई एम सेइंग इट लाइक दैट। 2015 में इसी अमेरिका ने एक मुआहिदा किया था, ये जो जोरी मुआहिदा था ईरान के साथ, और उसमें बाकी भी इंटरनेशनल वेस्ट भी शामिल था जी। 2018 में ट्रंप ने उसको खत्म किया, और इंसिस्टेंस थी इजराइल की उनके ऊपर कि इस पे से वी शुड बी वॉकिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि वो जो सिविलियन यूज था जोरी मवाद का, उसकी परमिशन मिली हुई थी। तो वो विन विन सिचुएशन थी या बैड सिचुएशन थी। मुआहिदा तो अमेरिका ने किया था जी, और उसको तोड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो ये तो एक फंडामेंटल चीज इस चीज से समझ आती है कि ये उनकी जो एज फार एज न्यूक्लियर वाज कंसर्न, उस पे तो उनके जेहन में कोई शक नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी फॉर्म में न्यूक्लियर का इस्तेमाल जो है उसका प्रेजेंस ईरान में रहे। अच्छा, उस वक्त उनको फिर इजराइल तो था ही था, कुछ हमारे रीजन की कंट्रीज भी उसको अप्रिशिएट कर रही थी जब वो मुआहिदा टूटा जी। एक दो कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज भी थी जिन्होंने उसको, बट एनीवेज वी हैव कम फॉरवर्ड जी। बहुत टाइम गुजर गया। देखिए, पास्ट के बहुत सारी एनिमिटीज चलती हैं, इस वक्त प्रेजेंट में देखना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी आपके साथ, आपकी एज के साथ आ जाती है जो इनबिल्ट हो जाती है। जो कहते हैं जी, पुराने दरख्त को जो संभालना है वो बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। तो ऑन अ लाइटर नोट, ट्रंप को तो मेरे ख्याल में ट्रंप खुद भी नहीं समझते जी। शीशे में जाते होंगे तो पूछते होंगे कि ये कौन है। तो इस वक्त उनको प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल में इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। पूरा वेस्ट इसी चैलेंज से गुजर रहा है कि ट्रंप को कैसे डील किया जाए, बाकी चीजें तो बात नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो हो गया सर, देखते हैं कि आगे चलकर हालात क्या बनते हैं, डी एस्केलेशन की तरफ मामला कब जाकर आते हैं। एक और डेवलप है वो अमरीकी सदर की, आज जो व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में उन्होंने ज़ोहराना देना है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ोहराने पर अमरीकी सदर से ये जो अहम मुलाकात है वो भी होनी है। और भारत को जो शिकस्त देने के बाद फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म के हमरा बहुत
बहुत सारे ममालिक के दौरे भी किए, और अब जो उनकी अमेरिका में अमेरिकी सदर से आज मुलाकात होगी, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हालिया जो सिचुएशन है उसमें? जी बिल्कुल जी, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और इतने क्रिटिकल टाइम पे जब मशरिक़ वुस्ता में एक सिचुएशन है और पाकिस्तान अभी रिसेंटली एक एस्केलेशन से निकला है और एक कांस्टेंट फ्रिक्शन के बीच में चल रहा है इंडिया के साथ, तो आई थिंक इस मौके पर वहां पर मौजूद होना, देखिए बहुत सारी चीजें बिजनेस, गवर्नमेंट के बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स की बातचीत टेलीफोन के ऊपर या असेसमेंट चलती रहती है, लेकिन जब आप वन ऑन वन या आप सामने फिजिकली एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो यू गेट टू नो दी पर्सनैलिटीज वेल। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह के शख्सियत है कि वो जब मिलते हैं लोगों से तो वो एक पर्सनल केमिस्ट्री जरूर इस्टेब्लिश करते हैं जी। पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात है जी, मुश्तरका मफादात है, स्पेशली इन अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट, एंड वी ऑल नो कि हमारी जो मिलिट्री है या जो फील्ड मार्शल आसिम है इतना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं इस अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने में। अब हमारे रीजन में दूसरा कंट्री भी इनस्टेबल हो रहा है, और लेट्स से कि ईरान अगर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन में चला जाता है तो इसका जो स्पिल ओवर है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर आएगा? वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा। डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी विक्टिम ऑफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन लड़े, अफगानिस्तान के तालिबान लड़े, अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी लड़े, जो भी चीज हो उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पे आता है, और यही सिचुएशन ईरान में हो रही है। लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और वाशिंगटन को भी समझने की जरूरत होगी कि जितनी इंस्टेबिलिटी इस रीजन में होगी तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई फूलों के बाग तो नहीं होंगे, यहाँ पे टेररिज्म ही पनप पाएगा ना। यहाँ पे फिर जो बिग पावर्स हैं और इंस्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं दुनिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो इन्हीं सरजमीनों को इस्तेमाल करेंगे जहां पे एनिमिटी इतनी फैल रही है, जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स मीनिंगफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो फ्रेंचाइजेस हैं, ये खोल लेंगे अपनी दुकानें, इनका तो ना मजहब है, ना इनकी कोई स्टेट है, ना इनके कोई नेशन है, ना इनका कोई ऑब्जेक्टिव है। ये तो जो इसको ऑल दोज हु विल पे देम वेल, ये उन्हीं की बेहस पे लड़ के और अपना गुस्सा निकाल ले। ये अमेरिका भी कल इसी का निशाना बनेगा, और अमेरिका इस चीज को समझता है, चाइना इस चीज को समझता है। तो जब ये वन एंड वन या उसकी मुलाकात प्रेसिडेंट के साथ होती है फील्ड मार्शल आसिम की, तो ऑफ कोर्स दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप एक दूसरे से मौकफ, आप एक दूसरे का जानते हैं, आप उनसे मुलाकात करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है एक दूसरे की शख्सियत में जब आप मिल लेते हैं, तो दैट विल हेल्प इन द बेटरमेंट। वो एक बेहतर तरीके से आप एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। और मैं जैसे पकाया, आई रिपीट कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफादात हैं रीजन में, और खास तौर पे अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर ईरान का जो मुकदमा है, देखिए उसमें पाकिस्तान एक नेशनल स्टांस लिया है जी। पाकिस्तान इसको, इजराइल की ये जो बेलिजरेंट एक्टिविटी है उसको कंडेम की है, और वो अपनी फीलिंग्स जरूर प्रेसिडेंट से डिस्कस करेंगे कि जो फीलिंग्स का मतलब है पाकिस्तानी नेशन की जो feeling about this conflict, वो कन्वे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू असेस कि नेबरहुड या मुस्लिम वर्ल्ड मुझे कैसे व्यू कर रहा है एज अ पर्सनैलिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो जो अभी आपने पहले बात की ना कि उन्होंने अपना जो एक पर्सोना बनाया कि जी मैं प्रो पीस हूं और ये वो, तो उनको एक पर्सपेक्टिव जरूर जाएगा, और पर्सपेक्टिव ट्रूथ जाएगा कि ये पर्सपेक्टिव है मेरा, हाउ आई एम बीइंग व्यूड इन द रीजन, और मैं कैसे इस चीज को इंप्रूव कर रहा है या वो जारी रखना है। तो वो एक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के दौरान आपने रोशनी दी करंट सिचुएशन पर, और ये जो कुछ देर पहले आप मनाजिर देख रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से उन्होंने अमेरिका में मुलाकात की और उसमें उन्होंने कई इशूज को डिस्कस किया है, जिसमें AI डेटा सेंटर्स पाकिस्तान में बनाना, मादनियात जो कि अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए जिसके हवाले से बात कर रहे थे वो, और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की भी उन्होंने बात की है। तो बहुत से मौजूआत हैं जिसके हवाले से ये जो मुलाकात है ये बहुत अहम होती चली जा रही है, और अब 1 बजे की मुलाकात होनी है। उसके बाद जो भी तफसील सामने आएगी वो डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से सामने ला सकते हैं, क्योंकि सहाफ़ियों को मना है इस मीटिंग के दौरान रिपोर्टिंग करना। अभी ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आगा कलीम से, जो दिन के औकात में तो एक चाय के होटल पर काम करते हैं और फिर अपनी
ट्रेनिंग करते हैं और पाकिस्तान के लिए इतने मेडल्स अभी तक जमा कर चुके हैं कि शायद उनकी गिनती में भी नहीं आते होंगे। और एक ही शिकवा वो हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं कि मेडल्स भी हैं, पाकिस्तान का नाम भी बुलंद हो रहा है, मगर स्पॉन्सर्स नहीं है। आगा कलीम का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला पशीन के एक छोटे से गाँव से है। आगा कलीम ने वर्ल्ड प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड्स में हरीफ को नॉकआउट करके दुनिया को हैरान कर दिया। आज हमसे उनकी जो कामयाबी है उसके हवाले से उनसे देखेंगे। अभी आप जो स्क्रीन्स पर विजुअल्स में देख रहे हैं ना, ये कोई सेल नहीं लगी हुई, ये वो बेल्ट्स हैं, ये वो मेडल्स हैं जो आगा कलीम ने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। और ऐसे बहुत सारे मेडल्स जो हैं वो घर पर भी छोड़कर आए क्योंकि इनका इतना वजन था कि वो नहीं उठा सकते थे, अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये वो तमाम तर अचीवमेंट्स हैं आगा की जो अपने लेकर हमारे पास एक्सप्रेसो में आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से हम मुबारकबाद देंगे और एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जिस तरह से आप जितने टैलेंटेड हैं, हर बार जाते हैं मेडल्स और गोल्ड मेडल्स ले आते हैं, कोई बेल्ट लेकर आ जाते हैं, नई चैंपियनशिप। ये जो अभी वाली रिसेंट आपने जिसका जिक्र किया, जो 21 मई को चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड प्रोफेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, जिसके अंदर आपने मेडल जीता है। और मुझे ये बताइए कि 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड तो हमें प्रोसेस करने में लग जाएंगे किसी चीज़ को, और उतनी देर में नॉकआउट। देखिए, इसकी भी सारा होती तैयारी होती है। जब आप तैयारी करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटा क्लू मिलना चाहिए कि जब वो एक क्लू मिलता है ऑन द स्पॉट, तो हम वहाँ पर अपनी पूरी जोर लगा देते हैं। तो वहाँ मुझे एक छोटा क्लू मुझे मिला कि भाई ये जगह मुझे खाली मिल गई, तो वहाँ मैंने हिट करना स्टार्ट किया। जब हिट किया तो उसको वहाँ पर लीवर पे लगा, उसकी जो फ्रैक्चर हो गई लीवर की बोन्स। तो अभी भी वो जो ना वो एडमिट है, उसका जो ना अभी भी एडमिट उसको लगी यहाँ पर, तो उससे वो जो ना वो फ्रैक्चर उसके हो गई और वो गिर गया। उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनवरी में गया था अज़रबैजान तवूज़, तो वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो था, वो भी आर्मी का था और उसके अज़रबैजान के, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 48 सेकंड में नॉकआउट किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम में वर्ल्ड चैंपियन हूँ, जो कि इसमें 40+ कंट्रीज आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो थाईलैंड में होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, उसके अलावा 3 टाइम में एशियन चैंपियन हूँ, 2 टाइम में नेशनल चैंपियन हूँ, उसके अलावा 4 टाइम में इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। ये सब बताना बहुत आसान है कि मैं चैंपियन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आपको कितनी मेहनत दरकार होती है वो आप किसी दूसरे बंदे से पूछा बताएंगे। इस पर कितने इन्वेस्ट होते हैं, इन पे कितना जो ना खर्चा होता है पर बंदे पे, जो एक इन पे $20,000 में खर्चा होता है। तो मुझसे एक बंदे ने पूछा कि आप पे कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा मेरे पे तो एक भी खर्चा नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ तक कि मेरे पास मेरा कोच भी नहीं आया, मैं अकेला थाईलैंड आया हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जो मेरी कोचिंग कर रहे थे वो थे इटली के कोच था, वो मेरी कोचिंग कर रहे थे। तो इन हालात में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जो मेरा जज्बा था, जुनून था, वो कभी कम ना हुआ। तो देखिए, जब आप 12 घंटे एक चाय के होटल पे काम करते हैं, फिर उसके बाद आप आते हैं ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद आप स्पॉन्सर ढूंढते हैं, आपके पास जो है ना वेट कट का प्रोटीन नहीं है, आपके पास रिकवरी की प्रोटीन नहीं है, आप वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए। लोग बोलते हैं कि भाई जब देखो आप लगे रहते हो कि आप मुझे सपोर्ट चाहिए। देखो, जो एक प्रॉपर सपोर्ट अगर मिल जाए तो हम क्यों बार अपील लोगों से अपील करें? ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले 4-5 साल के लिए, हमें मंथली पे करें, यहाँ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें। आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते। मैं गया हूँ, गवर्नमेंट के पास भी गया हूँ, मैंने उनको अपनी सारी अचीवमेंट दिखाए, पूरे मेडल देखो, परेशान हो गया क्या चीज़ है। मगर वो आगे से कहते हैं कि भाई बजट जो है ना जुलाई में आएगा, बजट अगस्त में आएगा। बुलाते हैं, मुझे पता है इस तरह बुलाते, बस तस्वीर खिंचवा के भेज देते, बोले कि हाँ बस सपोर्ट करेंगे। इस तरह वो लोगों ने मुझे बुलाया, तस्वीर खिंचवा के मतलब छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये कि भाई अगर आप इस टैलेंट को सपोर्ट करोगे, ये क्रिकेट से आपको 2 दुगना फायदा देगा, वो जरा फायदा देगा। मगर ये कि वो जो सपोर्ट है वो नहीं मिलती। अक्सर जो मैं स्क्रोलिंग कर रहा होता हूँ कई बार मोबाइल में, तो मैं देखता हूँ कि यार जो लोग कोई ये जो लोग कोई डांस वगैरह करते हैं, मुजरे करते हैं, इन पे ये लोग ऐसा इनको पैसे लुटा रहे होते हैं, ऐसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप हमारे इस होटल में आए, आप इधर आए, आप हमारी ओपनिंग करें, उनको पे करते हैं। एक साहब कहते हैं कि मैं जो ना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के मैं 15 लाख लूंगा, दूसरा बोलता है 20 लाख लूंगा। तो मतलब आप उनको दे रहे हो, जो एक बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना खून का नजराना पेश कर रहा है, उसको आप कुछ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए लगा हुआ है ना। मेन चीज ये, अगर आप उनको सपोर्ट करें तो मुझे यकीन है, भरोसा है कि जिस तरह मैं हूँ, मेरी तरह बहुत सारे बच्चे हैं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अपने क्लब एरिया में क्लब खोला है, जहाँ में मतलब ऐसे बच्चे हैं, उनकी माएँ आती रोती है कि बेटा मेरे बच्चे के पास हमारे पास फीस नहीं है, बच्चा यतीम है, तो मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि जो मेरे पे गुजरा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चों पे गुजरे। तो अब जो ना मेरे पास लड़की आई, उनके पास कोई फीस मुझे पे नहीं करती है। आप यकीन करें, उनका नाम राबिया नूर है, शायद आपने देखा होगा, मेरे साथ बाहर गई थी बाकू। तो उनको मैंने ट्रेन किया 1 साल में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माशाल्लाह
2 टाइम वो एशियन चैंपियनशिप रही है और 1 टाइम वो वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है। तो इनके सारे पीछे मेहनत था, मैंने इनको मेहनत करवाई, स्ट्रगल करवाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस तरह और भी सारे बच्चे बने, मगर क्या है उनके पास वो बैक सपोर्ट नहीं है। अगर वो सपोर्ट हो तो आप यकीन करें उनको वो आगे जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये जो आपने जिक्र किया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो एक अलग सेगमेंट है, स्पोर्ट्स एक अलग सेगमेंट है, तो हम उनको अंडरमाइन नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि स्पोर्ट्स को भी इनकरेज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या वजह है जब इतने सारे मेडल्स मौजूद हैं तो सपोर्ट क्यों नहीं मिलती है? तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर इतने मेडल में अगर मेरे वालिद साहब किसी ऐसे ओहदे पे फाइज होते हैं तो आज मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि मुझे आपको दिखाई नहीं पड़ते कि मेरे पास इतने मेडल हैं। वो एक कॉल करते, बस मेरा बेटा जा रहा है, इसको अच्छी खासी मुझे ना अच्छी सैलरी मिलती, अच्छी खासी मुझे प्रमोशन मिलती और सब कुछ मुझे मिलता है। बस मेरी जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, आपने बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं होना, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही है। हाँ एग्जैक्टली, और पूरी कौम को आप पे फख्र है। जब आप कोई चैंपियनशिप जीतते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से आपको पज़िराई मिलती है, आपको खुद लोग अप्रोच भी करते हैं कि आपसे इतने ज्यादा लोग तो मोटिवेट हुए हैं, आपको देखकर बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आना चाहते हैं किक बॉक्सिंग में, आपसे भी सीखना चाहते हैं। तो हालात इंशाल्लाह जरूर आगे चलकर मायूसी कुफर मैं देखो, मैं हमेशा सोचता हूं कि देखो जो कल मेरे हालात, जब मैं स्टार्टिंग किया उस टाइम मेरे पास ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं थे, आज मेरे पास इतने ग्लव्स हैं कि मैं अपने बच्चों को डोनेट करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तरक्की आराम मुझे मिलती रहती है, मैं अल्लाह का बोझ क्या करता हूं, मगर मायूसी कुफर है, हम मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक को भी सलाह देगा। तो ये मेरा जो मिशन है। बताया कि आपके पास 2 बैग्स और पड़े हैं, तो आगे आप तो बेड भी बना सकते हैं इनसे, मेडल्स का और बेड्स का। तो ये जो है ना अभी मैं बहुत कम लाया हूँ, मैं जो ना मेरे इतना वेट नहीं कि मैं मेरे साथ 2 बैग उठाऊं और सारा बस्ता उठाऊं। तो एक जो ना मैं बैग छोड़ के मेरे पास अब यकीन करिए इससे आधे और पड़े हुए घर पे, सेम इसी से आधे और पड़े हुए, शील्ड वगैरह पड़े हुए, इसके अलावा बहुत सारी सर्टिफिकेट्स पड़े हुए, सब कुछ पड़े, मगर जाहिर सी बात है कराची से लाहौर आना और सामान लेके आना, उठा के लेके आना, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, आगे भी आपने जिक्र किया कि आपने जो अपने हरीफ को नॉकआउट किया, आपने उसको रिब्स पर अटैक किया और उसको खासी चोट भी लगी, अभी भी वो एडमिट है। बिल्कुल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी इस तरह की सिवियर आपको भी इंजरी आई हो, और वो कौन सा जो खेल है या कौन सी ऐसी गेम है जो आपको याद है कि उस दौरान ये हुआ था? बिल्कुल, जब मेरी पहली फाइट थी MMA की बादशाह के साथ थी, तो उसमें मेरा जो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लास्ट आखिरी राउंड मेरा हाथ जो ना ये पूरा यहाँ से बाहर आ गया था। तो वो क्या टैप करो, मैंने कहा टॉप जो 30 सेकंड रह गए, तूने हाथ तोड़ दिया, मैं क्या टैप करूं, तो मैंने टैप नहीं किया, मेरा हाथ जो ना पूरा फ्रैक्चर हो गया था, पूरा काला पड़ गया था। तो एक वो मेरी यादगार फाइट थी जो मुझे लगी थी। इसमें एक और फाइट थी जो मेरी टांग मेरी फ्रैक्चर हो गई थी, किक मैंने मारा तो उससे टांग मेरी फ्रैक्चर हो गई। तो मतलब ये 2 फाइटें ऐसी जो मैंने इसमें हार नहीं माना, मैंने कहा जाहिर सी बात है अब तो अपनी गैरत पे खेलना पड़ेगा कि 20-30 सेकंड रह गए, इसको अपनी गैरत पे खेलना पड़ेगा। तो मैंने खेला उसको, अल्हम्दुलिल्लाह उस फाइट को मैंने इसको लूज किया था, इस फाइट को, और जो मैंने टांग मेरी फ्रैक्चर हुई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो मेरी विनिंग स्ट्राइक है वो अल्हम्दुलिल्लाह 30+ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइटें विन की है। आगे क्या होता क्या है रिंग के अंदर, क्या होता है 15 सेकंड में जब किसी को हराना हो, तो इसका मतलब है हम मूवीज में देखते हैं कि अक्सर वो जो है ना टाइम स्लो हो जाता है और आपको एक सेकंड जो है ना घंटे की तरह दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, सीन ये हुआ, देखो जब मैंने फाइट स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल कूल डाउन खेलता हूँ, मुझे पता है कि 5 मिनट का एक राउंड, 3 राउंड 5 मिनट के, तो मैंने कूल डाउन खेलना है। मगर उसने जब मुझे मौका दिया ना, जब वो ऐसे हुआ, जब वो डाउन हुआ, तो उसकी ये बॉडी जो ना खाली थी, तो अब वो उसको मैंने फेक पंच दिखा के डायरेक्ट लिवर पे अटैक करना, देन नी अपना नी बिठाना। नी सबसे डेंजरस है, अगर ये नी लग जाए तो उससे बंदा जो है एक्सपायर भी हो सकता है। अच्छा। तो उसको नी लगा, 2 किक लगे लगातार, उससे वो वहीं गिर गया, जब वो उठा दोबारा 10 बार नीचे गिर गया। तो उसको फिर हमने उठाया, उसको फिर हमने ट्रीटमेंट किया, मगर उसको पता चला उसकी 2 लीवर जो है वो फ्रैक्चर हो गई, फिर उसको एडमिट किया। इस तरह पहले भी जो मैंने इसको मारा था अजरबैजान में तऊज में, इसको मैंने यहाँ मारा था पंच से, तो वो गिर गया था। वो मतलब इतना तड़पता मिट्टी की तरह। चलते फिरते खतरा है मतलब आपके? नहीं, देखिए हम सिर्फ इसको एज अ स्पोर्ट्स में रिंग में यूज करते हैं, बाकी बाहर हम लोगों से खुद मार खाते हैं। अच्छा, लाहौर कोई खास मुलाकात करने के लिए आप? बिल्कुल, लाहौर में जो है ना खास बंदे से मिलने हैं, जो कि उस बंदे ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, पहले ही बहुत सपोर्ट किया। 2023 में जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई वसाइल नहीं थे, अली जफर भाई लेजेंड सिंगर जो है हमारे, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था 2023 में, मुझे भरपूर सपोर्ट किया। मुझे फाइनेंशियली उसने मुझे लोगों से, मैंने किससे उधार लिए थे, मैं पहली बार जब बाहर जा रहा था तो उसने मुझे सपोर्ट किया। अब इस बार फिर मुझे अली भाई ने बुलाया कि आप आए, माशाल्लाह आपने इतने अचीवमेंट्स विन किए हैं, तो कोई ना बुलाया तो मैं आपको बुला रहा हूँ ना, तो वो उसने मुझे बुलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इनसे मुलाकात है शाम 4 बजे। मैं खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ एक वक्त में, क्योंकि हम भी खुश हैं बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे के रोल मॉडल भी है। जब मुझे पता याद भी है जब मैं छोटा था तो उनके मैं गाना सुनता था, चन्नू की आंखों में मेरा शायर, तो वो एक PTV पे आता था, तो मुझे बड़ी खुशी भी कि उनसे मिलूंगा, मुझे भरपूर सपोर्ट करेंगे। अली की भी तारीफ करनी चाहिए कि उनके होते हुए उन्होंने अपने मौजूदगी में इंश्योर किया है कि पाकिस्तानी टैलेंट जाया ना हो। बहुत शुक्रिया आगा हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी सफर, अपनी दास्तान, अपनी कहानी हमसे शेयर करने के लिए और कुछ शिकवे शेयर करने के लिए जल्द से जल्द दूर होना चाहिए। हम ब्रेक पर जाएंगे।
है ना, बहुत सी जंगें चल रही हैं और पूरी दुनिया इस वक्त जंगों की लपेट में है। तो हमारी जो न्यूज़ इंडस्ट्री है वो भी एकदम से अलाइव हो गई है, एक नई रूह आ गई है उसमें, और हर वक्त हम कोई ना कोई ऐसी खबर शेयर कर रहे होते हैं जिससे बहुत से दिलों की आज़ारी भी हो रही होती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि लेट्स लाइट अप द मूड, तो एंटरटेनमेंट सेगमेंट की भी बात हो जाए। हाँ। तो आप कुछ ड्रामे देख रही हैं आजकल एक्सप्रेस के जो चल रहे हैं? मैं एक्सप्रेस एंटरटेनमें के सभी ड्रामे देखती हूँ। आप किस ड्रामे की बात कर रहे हैं? वो जो आजकल जो मैं देख रहा हूँ और बड़ा खास ड्रामा है अर्श, उसके हवाले से कुछ देखा? मेरा फेवरेट है जी आजकल अर्श ड्रामा, और उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं ना सोनिया हुसैन और समीर खान, क्या बात है जनाब, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अली आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, मुझे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जाहिद अरसल और अर्श को एक साथ देख लेगा, फिर आगे का नहीं बताते, वो सस्पेंस रह। मुझे तो लगता है कि वो अर्श से रिश्ता तोड़ देगा। हो भी सकता है ऐसा जी। तो जनाब हमें पता है कि मेरे और अली के साथ साथ आप सबका भी ये फेवरेट ड्रामा बनता जा रहा है अर्श, तो फिर आपने देखना नहीं भूलना है ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जी। टॉप ऑफ द आवर एक इंपॉर्टेंट बात हम आपसे करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं मुल्क में और बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाहों की तवज्जो का खुसूसी तौर पर मरकज़ रहते हैं। कराकरम हाईवे, पहाड़ों से बहते झरने, खूबसूरती में कई अहम मकामात हैं, और इनमें एक अहम मकाम अताबाद जैसी झील का नज़ारा है जो हर सयाह को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है, और ये कई रोज़ से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और उसकी जो वजह है वो कुछ अच्छी नहीं है। वो वीडियो आपने भी देखी होगी, एक गैर मुल्की व्लॉगर है, उसकी एक वीडियो है जिसमें वो बता रहा था कि अताबाद झील पर बने हुए होटल से जो निकास का पानी है, जो वेस्टेज है, वो अताबाद झील में कैसे शामिल हो रहा है, और वीडियो में उसे दिखाया भी है। इस मामले पर जनाब ये तो इतनी बुरी हरकत है। पहले सयाहों का गंद साफ करते हैं मकामी लोग जो जाते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद अब होटल वालों ने भी ये सिलसिला पकड़ लिया, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। और ख़ास तौर पर अगर हम गिलगित की बात करें तो वहाँ पर तो वहाँ की मकामी आबादी का एक बहुत बड़ा रोल है गिलगित को प्लास्टिक फ्री करने में। जिस तरह से हमने भी एक्सप्रेसों में आपको बहुत बार दिखाया कि ये उनकी एफर्ट है कि किस तरीके से उन्होंने गिलगित को प्लास्टिक फ्री किया है, सफाई का वो खुद ख्याल रखते हैं। इस मामले पर सख्त से सख्त सजा डेफिनेटली बनती है इस होटल की, अगर ये गलती उनकी है और उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल जो है सादत अली चंगेजी, उन्होंने होटल के एक हिस्से को अब सील कर दिया है। 30 के करीब उसमें कमरे शामिल हैं और उस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी किया है। और BBC के मुताबिक होटल इंतजामिया ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। होटल के करीब पानी इसलिए गदला है क्योंकि इस मकाम पर बरसाती नाले का पानी आकर मिलता है, और गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर खादिम हुसैन का ये कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी कमर्शियल या निजी इमारत को पानी आलूदा करने की इजाज़त नहीं है। और जनाब आपके सामने ये इशू तो हमने रख दिया है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए ये जो झीलें हैं इनमें किसी किस्म का भी पानी शामिल नहीं होना चाहिए। बारिशों से जो पानी आता है, जो मुख्तलिफ जगह से पानी बहता हुआ पहुँचता है यहाँ पर, वो इस कदर साफ़ होता है कि ये झीलें साफ़ रहती हैं। और अगर आप बाहर जाएँ, कहीं यूरोपीय ममालिक में जाएँ, तो उनकी झीलों पर ही उन्होंने अपने सारे जो वाटर का निज़ाम रखा हुआ है, पानी पीने का निज़ाम रखा हुआ है। तो आपको एहतियात करनी चाहिए। जो बाहर से आ रहा है वो भी गदला कर रहा है। इंतजामिया जो है वो दाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया, और इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। साथ देखिए ना कि सयाह जो आ रहे हैं वो भी गदला कर रहे हैं उसको, वो भी गदला रहे हैं सारे उसके जो खूबसूरती को, और उसके साथ साथ मकामी लोगों ने भी एफर्ट्स करना छोड़ दिया। अगर आपको पता है कि वहां बरसाती नाले का पानी जा रहा है तो उसको रोकने की तो कोशिश करें, या फिर अगर आप नहीं रोक सकते तो इंतजामिया को बताएं। कोई गैर मुल्की आकर बता रहा है, आप देखें कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप खुद ख्याल नहीं रखते। शेम, लेकिन उसके ऊपर इंतजामिया डेफिनेटली हरकत में आई है और काम हो रहा है। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज बता रही हैं पाकिस्तान के पहले वर्चुअल ब्लड बैंक के बारे में, और अगर किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में आपको ब्लड चाहिए तो वो आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ज़रूरत के वक्त खून की एक बूंद किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, और अगर ये खून आपको ज़रूरत के वक्त मिल जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पहले वर्चुअल ब्लड बैंक की, जो पंजाब सेफ सिटी का एक ऐसा कदम है जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी की उम्मीद है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान महबूब खान साहब, DSP हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया सर। आज
हम कोशिश करेंगे ये जानने की जो वर्चुअल ब्लड बैंक है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का एक बहुत अहसन कदम है, इस तरीके से काम करता है, हम अपने लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस इनिशिएटिव का ख्याल कैसे आया? क्या कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन थी जिसने इस सोच को जन्म दिया? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी और उसमें डिजिटाइजेशन में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। हमारी मैडम सीएम साहबा उनके विजन के मुताबिक कि एक ब्लड बैंक का भी होना चाहिए और ब्लड बैंक की नीड बहुत ज़्यादा थी। आप ये देखें कि नीड बेतहाशा है, लेकिन बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन वो साइलोज़ में अपनी अपनी डोमेन में उन तक लोगों की आउटरीच नहीं है, उनको एक्सेस करना आसान नहीं होता। अब कोई भी शहरी जिसको ब्लड की ज़रूरत है एमरजेंसी में, चाहे वो रोड के ऊपर जा रहा है और अचानक उसका कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लड चाहिए, उसका कोई रिलेटिव नज़दीक नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी खड़ा हुआ शहरी सिर्फ 15 पे कॉल करेगा, या वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको वहाँ पे इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है तो वो 15 पे कॉल करेगा और वो ब्लड जो चाहिए उसे बता देगा। एक जो लेमैन है उसके माइंड में ये सवाल आता है, क्या इस सर्विस से सिर्फ हॉस्पिटल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या जो जनरल पब्लिक है वो चाहे वो गांव में रहती है या शहर में रहती है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकती है? इसमें कोई तखसीस नहीं है। 15 तमाम लोगों के लिए अक्रॉस पंजाब ये सर्विस अवेलेबल है। ठीक है। जिस शहरी को भी इंडिविजुअल या किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी नीड हो सकती है, ब्लड से मुतल्लिक अगर उसकी नीड है तो उसे जस्ट 15 पे कॉल करनी है और उस पर जो IVR में मुख्तलिफ ऑप्शन लिए जाएंगे, क्योंकि हमारी दीगर सर्विसेज भी हैं, उसमें हम 15 में जो 4 का ऑप्शन लेंगे तो हमारा जो 24/7 हमारा स्टाफ है, डेडिकेटेड स्टाफ है, जो वर्चुअल ब्लड बैंक और उसकी नीड्स के जो लोग हैं जिनमें जनरेट हो रही है उनको एड्रेस कर रहा है, वो उसकी कॉल लेगा और उसका नाम, बायोडेटा और ब्लड पूछेगा। उसके बाद फिर वो अपने जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं उसमें देखेगा कि किस किस के पास हमारे पास जो उस मुतल्लिका जो ब्लड जो रिक्वायर्ड है वो किसने अपने आप को रजिस्टर करवाया, मतलब मैच करवाएगा और मैच फाइंड करवाने के बाद कोशिश करते हैं हम कि हम जहाँ पे ब्लड की जरूरत है उसके नज़दीक तरीन बंदे को किया जाए। इस तरह हम ना सिर्फ ये लाहौर में बल्कि हर शहरों में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि उस शहर की नीड हम वहीं से फौरी पूरी कर सकें। अच्छा, अगर हम बात करें यूथ को इस इनिशिएटिव में कनेक्ट करने की, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चल रहा है? जी, इस पर एक बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर अदारे भी आ रहे होते हैं जो सेफ सिटी का विज़िट करते हैं, तो हम उनको दीगर अदारों के साथ साथ हम उनको ब्लड बैंक का भी विज़िट करवाते हैं। हमें बड़ी खुशी भी होती है और बताते हुए भी कि जो लोग हम जिनको बता रहे होते हैं वो उसी टाइम पे खुद को रजिस्टर भी करवा रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये एक अच्छा है। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है वो ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, कैंप लगाता है, लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो एक पूरा 360 डिग्री पे एक एक्सटेंसिव कैंपेन है ब्लड की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी वैसे हमें ब्लड की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपके तवसत से भी मैं ये लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों के लिए है और इसकी अहमियत उसको पता होती है जिसको ब्लड चाहिए होता है उसे मिल ना रहा हो। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि वो खुद को रजिस्टर कराएं, स्पेशली यूथ जो है वो अपने आप जरूर रजिस्टर कराए और ये नेकी का काम है। हमारे साथ सेफ सिटी के साथ ये सब लोग चलें और यकीनन हम सर्विस डिलीवरी में एक अच्छा स्टेप ले लेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि अब तक कितने डोनर्स रजिस्टर्ड हैं और अब तक इस पूरे टेन्योर में कितने लोगों को सेफ सिटी जो है वो ब्लड की मद में फैसिलिटेट कर चुका है? जी अभी तक 40,000, अभी जनवरी से आज तक 40,000 हम हमारे साथ डोनर्स रजिस्टर हैं। ये जो कदम लिया गया था स्टेप, तो इसमें हमने इनिशियली पुलिस को रजिस्टर करवाया था। अच्छा। तो 10,000 पुलिस ऑफिसर्स ने खुद को रजिस्टर्ड किया ब्लड के लिए और वो 10,000 से जो हमने स्टेप लिया था आज पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी है और हम 40,000 प्लस को चल रहे हैं और ये चीज़ काउंट बढ़ रहा है आगे। अगर कोई 15 पे कॉल करता है, 4 का बटन प्रेस करता है, अपनी तमाम तर डिटेल्स आप तक लिखवा देता है, अब वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो किस तरह से आप लोग बरकरार रखते हैं ताकि एक डोनर का डाटा भी महफूज रहे और सिक्योर रहे और इसी तरह जो रिसीवर है उसका डाटा भी महफूज रहे? देखिए इसके पीछे लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी की 2016 से जब से बनी है तो उसकी वो सारी हिस्ट्री इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती है कि हमारे पास डेटा की सीक्रेसी, उसकी प्राइवेसी और वो सारी चीज़ों की हम यहाँ पे एक हमारा इन हाउस टीम्स है जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। हम ना सिर्फ सिस्टम को डेवलप भी कर रहे हैं बल्कि उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। तो डेटा ब्रीच का तो यहाँ पे ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये वही एतमाद है कि हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल वीमेन का हो, वर्चुअल चाइल्ड का हो, जो वर्चुअल हम उस सब में पब्लिक का एतमाद, उसकी कॉल्स डे टू डे बढ़ रही हैं। जब हमने ये शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 वॉलंटियर से हमने पुलिस के वॉलंटियर से शुरू किया था, आज वो 40,000 है। तो ये पब्लिक का एतमाद है जो हमारे ऊपर है, तो इंशाल्लाह ये आगे भी कायम रहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स, अब हम आपको लेकर चलेंगे उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर इस पूरे निज़ाम को चलाया जाता है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हें डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं और किस तरीके से ये खून की फराहमी को पॉसिबल करते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस डिपार्टमेंट का वर्किंग प्रोसेस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उमैर हमजा मौजूद हैं और इस टीम को ये हेड करते हैं, इसके इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा उमैर, ब्लड की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ये हम सब जानते हैं। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कलेक्ट करने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी फेस होती है? हाँ जी, बहुत सारे रेयर ग्रुप्स, जैसे नेगेटिव के जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो ज़्यादातर रेयर ही हैं। और जो हमें लगता था कि जो ओ नेगेटिव है वो रेयर होगा, लेकिन जब हमने इस मिशन को स्टार्ट किया और जब हमारे पास डाटा आना शुरू हुआ तो हमें अब ये लगता है कि जो AB नेगेटिव ग्रुप है जो पाकिस्तान में, पंजाब में, वो हमें बहुत रेयर लग रहा है, क्योंकि AB नेगेटिव के डोनर्स हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हमें अगर AB नेगेटिव का कोई हमें केस आ जाए तो उसके लिए हमें उस तरह से ज़्यादा अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है जिस तरह से बाकी हमारे नेगेटिव ग्रुप्स हैं। और नेगेटिव फिर भी हमें मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन AB नेगेटिव जो है उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हमें आ रहे हैं कि उसको हम अरेंज करने में बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में है और वो 15 पे कॉल करके 4 का बटन प्रेस करता है, उसके बाद का जो पूरा प्रोसीजर है वो किस तरह से है और किस तरह से आपकी ये जो टीम यहाँ पर बैठी है ये फैसिलिटेट करती है लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप 15 पे कॉल करने के बाद 4 प्रेस करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपसे एक छोटा सा डिटेल सा इंफॉर्मेशन लेते हैं जिसमें आपके जो पेशेंट है वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है, किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फैसिलिटेट करेंगे या प्राइवेट में नहीं करेंगे? नहीं, हमारी कोई वो सच हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी हुई। कोई भी इमरजेंसी में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी भी कस्बे में है, गाँव में है, कहीं भी है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है और इमरजेंसी है तो हम उसको हर उस जगह पर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हमारा डोनर मौजूद है। इस पर मैं आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो परेशानी होती है वो खून की परेशानी होती है कि खून किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम जितना अप्रिशिएट करें उतना कम है। लाहौर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, बहुत सी NGOs हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर थैलेसीमिया के बहुत से बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उनको भी डेली बेसिस पे खून की ज़रूरत होती है, ये आप बात जानते हैं, और खून अरेंज करना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो क्या किसी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर उनके पास खून नहीं है तो क्या वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप उनको भी खून प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास थैलेसीमिया के केसेस भी आते हैं, एनीमिया के केसेस भी आते हैं, लो HP के केसेस भी आते हैं। अभी 2 हमने ब्लड डोनेट किए थैलेसीमिया के जंग में। ठीक है, 2 छोटे भाई, ठीक है, उन दोनों को हमने अभी जंग में ब्लड प्रोवाइड किए, वो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। तो हमने किसी की भी कोई कैटेगरी हमने नहीं रखी हुई कि किनको देना है किनको नहीं देना। जो भी कोई हमें कॉल करे और हमारा वहाँ डोनर मौजूद है तो हम हर किसी को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम उसको डोनेट करवा दें। इस इनिशिएटिव को फ्यूचर में आप कहाँ पर देखते हैं और क्या आपकी ख्वाहिश है कि कितने लोग जो हैं वो इस सर्विस के साथ एसोसिएट हों, अपने आप को एज ए डोनर रजिस्टर कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें? जो हमारा टारगेट है वो 45 लाख डोनर्स को पंजाब में रजिस्टर करना हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि अगर आपके पास जितने मैक्सिमम डोनर्स होंगे तो उसी मैक्सिमम आप डोनेशन कर सकेंगे। हमारा ये टारगेट है कि कोई भी 15 पे कॉल करे और वो खाली हाथ से ना जाए। हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की मदद यहाँ से हो कि जिसका एतमाद हम पे कायम है, हम उस एतमाद को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उमैर फॉर योर टाइम। और फिर एंड में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो सर्विस है ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है। अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी इलाके से है, चाहे आप किसी गाँव में रहते हैं या आप किसी शहर में रहते हैं, तो आप अगर इस सर्विस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप 15 पे कॉल करें, उसके बाद 4 का बटन प्रेस करें और मेरे पीछे बैठे ये जो लोग हैं ये आपसे कनेक्ट होंगे। उसके बाद आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये आपको मुतलका डोनर से कनेक्ट कर देंगे। वर्स एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेडिकली और फिजिकली फिट हैं तो अपने आप को एज ए डोनर सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ ज़रूर रजिस्टर करवाएं ताकि आप किसी की ज़िंदगी की उम्मीद बन सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। तो जनाब आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाली डॉक्टर आमना खान से, जो दुनिया की पहली तालिब इल्म है जो नोवल केमिकल्स पे रिसर्च कर रही हैं और दुनिया में पहली दफ़ा नेचुरल केमिकल से बोन कैंसर पर रिसर्च की जा रही है। ये नोवेल केमिकल हशातुल अर्ज़ और पौधों से हासिल किए जाते हैं और इसके जरिए बोन कैंसर को ट्रीट भी किया जाता है। मजीद माल्टा से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, सबसे पहले तो डॉक्टर आमना, ये एक बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट आइडिया है, आपको कैसे ख्याल आया कि जो नेचुरल केमिकल्स हैं इनसे बोन कैंसर के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपकी जो रिसर्च है ये बड़ी डिफरेंट और पहली बार ही आई गेस हुई है और आपने ही की है। इसके बारे में ज़रा बताएं कि किस तरीके से बोन कैंसर से निजात में ये सूदमंद है। तो बेसिकली मैंने अपने नोवेल केमिकल्स यूज किए कैंसरियन सेल पे। पहले हम लोग कैंसर को ग्रो करते हैं और फिर हेल्दी बोन सेल्स ग्रो करते हैं। इसलिए मैंने रिसर्च की क्योंकि कीमो है, वी हैव ऑलरेडी कीमो इन द मार्केट, और वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, पेनफुल है, लो इम्यूनिटी है, उससे लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेयर लॉस होता है। तो इस ट्रीटमेंट में इस मतलब के नोवेल केमिकल्स इसलिए आए क्योंकि हम लोग चाहते थे कि किसी ऐसे चीज से हो जिसे नुकसान ना पहुंचे इंसानियत को, ज्यादा मरीजों को और तकलीफ से ना गुजरे। सो हमने बोन कैंसर ग्रो किया और हेल्दी बोन सेल्स और एक्सपेरिमेंट्स रन किए। ये दुनिया में पहली दफा नोवेल केमिकल्स यूज हुए, कभी पहले नहीं बोन कैंसर पे हुए, और इट्स अ न्यू वे टू ट्रीट बोन कैंसर एज वेल। बिल्कुल ठीक। और फिर जब एक्सपेरिमेंट्स रन जी आपकी तहकीक कहाँ तक पहुंची है, मुकम्मल हो चुकी है? इट्स एनिमल टेस्टिंग पे है, एनिमल टेस्टिंग स्टेज पे। अच्छा, अभी हम देख सक रहे हैं कि आपकी जो प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा के साथ एक तस्वीर जिसमें आपको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी। हाँ जी, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा ने बुलाया और वो कहते हैं हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि माल्टा में ये रिसर्च हो रही है, और जाहिर सी बात है जब मेडिसिन आएगी तो माल्टा का नाम भी आएगा। तो ही वॉज वेरी प्राउड एंड ही वॉज शेयरिंग कि जब वो, बिकॉज ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, और वो बता रहे थे कि जब वो थे तब बोन के जब उस टाइम हर दिन एज अ मेडिकल डॉक्टर हर दिन किसी ना किसी पेशेंट की डेथ होती थी ड्यू टू ब्लड कैंसर। और वो कहते हैं कि रिसर्च में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। अब थैंक्स टू रिसर्चर और साइंटिस्ट जिन्होंने इतनी ज्यादा एडवांसमेंट में जो कैंसर है वो उसको काफी हद तक उस पर काबू पा लिया है। सही है। उसके बाद मेरी मुलाकात जी यूरो चाइल्ड की प्रेसिडेंट से भी हुई थी। वो एक्स प्रेसिडेंट माल्टा की, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। इवन नेशनल टीवी पे भी मुझे बुलाया गया और वहाँ पे भी मैंने अपनी रिसर्च बताई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च का इसको, और उन्होंने कहा हम प्राउड फील करते हैं कि माल्टा में ये रिसर्च हो रही है। एब्सोल्युटली, हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप वहाँ पे ये कारनामे सर अंजाम दे रही हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आमना, मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया, मैं चाहूँगी इसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि अभी तक तो ये रिसर्च हुई नहीं है और आपने जो नेचुरल केमिकल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की और उनको कैंसर के लिए यूज़ किया, ये आपको आइडिया कैसे आया? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि हमारे पास कीमो है जो कि काफ़ी टॉक्सिक है, और जब ये रिसर्च होनी थी तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मल्टी साइंटिस्ट भी थे पर उन्होंने मुझे चूज किया इस रिसर्च के लिए, और बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर काम करने का भी। और सबसे ज्यादा खुशी का दिन था कि जब मैं गई लैब में, और क्योंकि हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं था, ये पहली दफा रिसर्च हुई है, क्योंकि बेसिकली हम लोग पहले साइंटिफिक डेटा देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आए तो कंपेयर करते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं जब मैं लैब में गई तो मैंने ये देखा कि जो मेरे नोवेल केमिकल्स है उन्होंने सिर्फ कैंसरियन सेल्स को खत्म किया, हेल्दी बोन सेल्स को कोई नुकसान नहीं दिया। फिर मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि अगर इंशाल्लाह जब ये ट्रीटमेंट आएगी तो लोगों की जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, वो कैंसर से फाइट कर सकेंगे। राइट, तो ये जो कीमोथेरेपी है उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है? हाँ जी, पर कीमो जो है वो इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कीमो जो है वो हेल्दी सेल्स को भी खत्म करती है और कैंसर के सेल्स को भी खत्म करती है। इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। और जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उसमें हेल्दी सेल्स खत्म नहीं होते, सिर्फ कैंसर के सेल खत्म होते हैं। तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीका है बोन कैंसर को ट्रीट करने का, जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ दुनिया में। अच्छा, तो आपको कितना टाइम डॉक्टर आमना लगेगा कि अभी एनिमल टेस्टिंग से फिर ह्यूमन टेस्टिंग होगी, इसकी जो आप कर रही हैं काम, जो आपकी तहकीक है वो मुकम्मल हो? हाँ जी, बिल्कुल, उसके बाद हम क्लिनिकल टेस्टिंग पे जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे
उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जल्द ये जो मेडिसिन है उसको लेकर आएंगे ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके और लोगों जो इस मर्ज से गुजर रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचे। तो डॉक्टर आमना, आप माल्टा कैसे पहुंचे? मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी मम्मा के साथ आई और हम लोगों ने मूव किया माल्टा में। ठीक है डॉक्टर आमना, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन हैं जो आपको देख रही होंगी, इंस्पायर हो रही होंगी, आपसे मोटिवेशन ले रही होंगी कि उन्हें भी साइंटिस्ट बनना है या किसी भी फील्ड में ख़वातीन ने आगे जाना है, क्या मैसेज देंगी? मैं ये कहना चाहूँगी पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है और वो हर फील्ड में हर कुछ कर सकती हैं, आर्मी में हो, साइंटिस्ट हो, जैसे कि मैं हूँ, डॉक्टर हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, एंकर जैसे कि आप हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, फातिमा जना की, मैरी क्यूरी जो साइंटिस्ट थी उनकी, बेनज़ीर भुट्टो है, नायला कियानी माउंटेनियर है, आयशा फरूक जो फर्स्ट फीमेल पायलट थी, हमारी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, एज अ वुमेन वो बहुत काम कर रही है पंजाब के लिए और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन के लिए कर रही है। तो हमें इन खवातीन को आइडलाइज करना चाहिए ताकि हम मुल्क को कौम की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर आमना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप जिस भी मरहले में तहकीक पहुंची है आपने उसकी शुरुआत की है, तो शुरू करने वाले शख्स को ही सारा क्रेडिट जाता है। तो डॉक्टर आमना की कामयाबी हमने आपसे शेयर की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी हैं क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, हम अपने मुल्क में बैठे लोगों की तो बात करते ही हैं। ब्रेक के बाद आ जाओ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं कम उम्र मुसन्निफा से। जी हाँ, 12 साल की उम्र में ही अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात पर मबनी किताब लिख दी है जनाब इस मुसन्निफ़ा ने। आप सोचें, वैसे तो इंसान सुनकर हैरान रह जाता है कि मैं इस 12 साल की उम्र में ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस होंगे, कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होंगी जिन्हें कमसिन इनाया ने अपनी जो बुक है रील टू रिवील में कलमबंद कर दिया है। और 200 पेजेस पर मुश्तमिल है ये किताब, जिसका तसव्वुर ज़िंदगी में मिले लोगों से सीखे गए अपने तजुर्बात पर मबनी है। और मज़ीद इस किताब में ऐसा क्या है और इतनी कम उम्र में अनाया को किताब का ख्याल आया ही कैसे, ये उनसे ही जान सकते हैं। अनाया उमैर में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल अनाया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? 12 साल बताई जा रही है। ये किताब लिखनी कब शुरू की आपने? मैं जब 10 साल की थी ना, तब मैंने ये किताब को लिखना और इसके बारे में सोचना शुरू किया था। और अब जब मैं 12 साल की हूँ तो मैंने इसको लिख लिया। मैं अभी 12 साल की हूँ। ज़बरदस्त। अनाया, हम तो 12 साल की एक मुसन्निफ़ा समझ रहे थे, एक राइटर समझ रहे थे, आपने तो 10 में ही इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतनी छोटी सी हैं, आपको ख्याल कैसे आया कि आपको एक बुक लिखनी है, अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने शेयर करने हैं इस किताब में? हाँ, तो क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से इतना ख्याल किया है मेरा और मेरे हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। तो मेरे पास कोई ऐसा मुझे टॉपिक नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ना जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे सेल्फ राइट की बुक्स और जो रियल नॉन फिक्शन स्टोरीज होती है ना, मुझे वो पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा मैं उससे रिलेटेड ही लिख लेती हूँ। तो ना फिर मैंने ना इस सब पे लिखना शुरू कर दिया। मेरा पहला टॉपिक है मेरे मम्मा पापा पर। राइट। तो इनाया, ये बताइएगा कि इसके जो टाइटल का इंतखाब किसने किया? ये जो मेरी बुक है रील टू रिवील, हाँ, इसका टाइटल तो किसने? इसका टाइटल भी मैंने और मेरे पापा ने फाइनल किया था और मैंने इसका सजेशन दिया था, क्योंकि इसका मतलब होता है जैसे कि मेरी बुक पूरी मेंटरशिप पे बेस्ड है। सो इस बुक के अंदर ना मेरे सारे लाइफ स्टोरीज वगैरह है, तो इसलिए मैंने उसको रील टू रिवील का नाम दिया। रील एक धागे को बोलते हैं या रील एक धागे को बोलते हैं। तो अगर एक धागा प्रॉपर कपड़े से अटैच नहीं होता तब तक कोई धागा ही है, लेकिन जब वो अटैच हो जाते हैं तो एक बहुत महंगा कपड़ा या बहुत महंगा ड्रेस बन जाता है। इसी तरह अगर एक बंदा होता है, उसको कोई मेंटोर नहीं मिलता है, तो एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, लेकिन जब उसको एक मेंटोर मिल जाता है तो
तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स एज अ मेंटोर मिले तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। जबरदस्त अनाया, आप तो भाई खूब लिखने के साथ साथ खूबसूरत तरीके से बयान भी कर रही हैं कि आपने अपनी किताब में क्या लिखा है। मुझे ये बताएं कि किस ग्रेड में आप पढ़ती हैं और आपके स्कूल टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि यार मैंने बुक लिख दी है? इसके अंदर अभी तो मैंने अपनी स्कूल चेंज कर ली है एंड और मैं अभी 8th क्लास में चली गई हूँ क्योंकि अभी तो वेकेशन हो गई है। एंड इसमें मेरे स्कूल टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स का ज्यादा रोल नहीं था और मैं जो हूँ मैंने उन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया था जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन ना मुझे अपने स्कूल के साथ साथ बुक को संभालना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन सबने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने कर लिया। राइट, तो ना क्या कुछ और मिलेगा? ज्यादातर जी बताइए। और ज्यादातर मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया क्योंकि वो ही मेरा हर मुसीबत में साथ देते। एब्सोल्युटली, फैमिली जो है वो फ्रंट फुट पर होती है जब भी बच्चों की तरबियत और तालीम की बात होती है। तो अभी ये बताइएगा कि आपने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब लिखी है, तो क्या कुछ और है इसमें जो कि पढ़ने वाले को जो मिल सकता है इससे? ये जो मेरी बुक है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई, ये बुक जो है ना इसके अंदर मैंने सिर्फ अपनी कहानियां नहीं लिखी है, मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, जैसे प्रोफेशनल्स से मिली हूँ, जैसे प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए एंड CEO हो गए, GM हो गए, तो मैं इन सब से मिली। अब मैं इन सब से जब मिली तो मैंने उनसे क्या क्या सीखा, तो इस बुक में मैंने 1000+ years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और 2500 years ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस का मैंने इसके अंदर लिखा है। क्योंकि मैं इतने लोगों से जो मिली हूँ, उन्होंने इतने सालों जॉब की है, उन्होंने उससे रिलेटेड अपनी मेंटोरशिप मुझे मेंटोर किया, तो ही मैंने उनकी टीचिंग अपनी बुक में लिखी है। एंड इसके अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे। इसके अंदर मेरा एक टॉपिक है साइलेंट मेंटोरशिप, जिसके अंदर मैंने लिखा है हम किस तरह किसी के बोले बगैर भी कुछ सीख जाते हैं। और एक लिखा है टेल ऑफ टू वूम्स, वो है जिसके अंदर हम एक माँ के वूम से निकलकर अर्थ की वूम तक जाने तक आप पे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। इसको लिखने के लिए मैंने ग्रेवयार्ड जो कब्रिस्तान बोलते हैं उसको, वहां पर मैंने 2 वीक्स तक रिसर्च की एंड फिर मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ 2 कब्रों पे रोज लोग आते थे। अच्छा। एंड फिर मैंने पूछा तो उसमें से ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है ना मदर्स की होती थी, हर वीकली मदर्स की कब्रों पे आते थे और कम लोग फादर की कब्रों पे आते थे। लेकिन ज्यादातर कब्रों पे ना फूल होते थे ना पानी। तो मैंने देखा ऐसा क्यों। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर लेते हैं तो उसके मरने के बाद भी उनको लोग याद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाया उमैर, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके एक्सप्लेन किया कि आपने अपनी किताब में क्या लिखा है। इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शो के आखिर में एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करते हैं। हमाकत की नफ्सियात में आज वक़ार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि वक्ती और लम्हाती जज्बात हमसे कैसे गलत फैसले करवाते हैं। तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद, आप देख रहे हैं हमाकत की नफ्सियात। आज की जो हमाकत है जिसको हमने डिस्कस करना है, उससे पहले मैं आपको 2 मिसालें दे दूं जिससे ये मामला जो है ये ज़रा वाज़ेह हो जाए। एक मिसाल तो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक बहुत अहम टेस्ट है शाम को, और वो टेस्ट जो है वो आपके मुस्तकबिल का तयन कर सकता है। वो किसी जगह पे आपका एडमिशन का टेस्ट हो सकता है, वो किसी जगह पे आपका जॉब का टेस्ट हो सकता है, और वो बहुत अहम टेस्ट है। लेकिन दिन को आपका एक ड्राइविंग टेस्ट है, और वो ड्राइविंग टेस्ट जब आपने उसमें शिरकत की तो आप उसमें फ़ेल हो गए, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हुआ। आपने कहा कि आपको एक ऐसा जज्बाती धचका लगा कि आपने कहा कि मैंने वो वाला जो टेस्ट जो शाम वाला मैं वो भी नहीं दे रहा, मेरा मूड ख़राब हो गया। दूसरे एक और मिसाल ले लेते हैं, इसकी बल्कि एक एक्सट्रीम मिसाल ले लेते हैं कि हो सकता है कि आपको अच्छा खाना ना मिला हो, या खाना आपके पसंद के मुताबिक ना हो, या खाना वक्त पे ना मिला हो, या खाना मिला ही ना हो। यानी इन सारी सूरतों में आपको एक ऐसा इमोशनल धचका लगा कि आपने कहा कि मेरा मूड ख़राब हो गया, और जो शाम को वो जो सोशल सरगर्मी थी, या वो शादी में शिरकत थी, या वो किसी दोस्तों में, या कोई भी ऐसी सरगर्मी थी, मैं उसमें शिरकत नहीं करूँगा। और आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं?
मेरा मूड ख़राब हो गया। तो ये जो हम कहते हैं कि हमारा मूड ख़राब हो गया है, ये आप अपने आसपास देखिए, अपनी ज़िंदगी में देखिए, आपको इसकी अनगिनत मिसालें मिलेंगी। यानी आपने बहुत बड़े अहम फैसले जो हैं वो करंट इमोशंस पे किए, वक्ती जज्बात पे किए, करंट इन्फॉर्मेशन पे नहीं किए। अगर वो इन्फॉर्मेशन थी भी तो उसको धकेल के पीछे कर दिया गया और करंट इमोशंस पे आपने रिलाई किया और उन पे मबनी जो है ये फैसला किया, क्योंकि मेरा मूड ख़राब है तो ये मैं काम नहीं करूँगा। इस तरह के फैसलों में हम ये समझते हैं कि हम बेसिकली फीलिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी हाउ वी फील ये हमारे लिए अहम है जितना कि हाउ वी नो। जितना हम जानते हैं उसकी बनिस्बत हम क्या महसूस करते हैं, वो महसूस जो है, वो जो एहसास है, वो हमारे लिए अहम हो जाता है और वही हमारे फैसले का तयन करता है, गलत तयन करता है। इसी को हमाकत की नफ्सियात कहते हैं। और ये तो अभी हम ज़ाती ज़िंदगियों की, एक फ़र्द की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। आप अफेक्ट हेरिस्टिक को फैलाते चले जाएं, पब्लिक पॉलिसीज़ की तरफ ले जाएं, आप सोच नहीं सकते कि ये किस लेवल पे असरअंदाज हो रहा है। ओवरऑल माशरे की सतह पे, इवन कंज्यूमर की सतह पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। ये जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल शॉर्टकट्स हैं, ये इमोशनल शॉर्टकट्स की बुनियाद पे जब आप किसी बहुत बड़े स्टोर में जाते हैं तो आप अपनी बहुत ज़्यादा जो ख़रीदारी है, जो कि आपके जहन में नहीं थी कि आपने करनी है, आपके जहन में 5, 10, 12 चीज़ें थी, ग्रॉसरी के हवाले से आपने लेने गए थे, वो 20 चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो 200 चीज़ें लेके आप वापस लौटे हैं उस स्टोर से, जब आप वापस आए हैं तो आपकी ट्रॉली जो भरी हुई है, ये बेसिकली वो इमोशनल शॉर्टकट्स हैं जो कि इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्द की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि पब्लिक पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स, हर जगह पे ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हम अगर इसका नतीजा अखज़ करें तो वो ये होगा कि हमारे पास, आपको जानते हैं कि पहले भी इस पर बात हो चुकी है कि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम जो है उसको हम ऑटोमेटिक कहते हैं, एफर्टलेस कहते हैं, उसको मेंटल शॉर्टकट्स कहते हैं, वो इमोशनल शॉर्टकट्स भी हैं, उनकी बुनियाद पे फैसले करना। और उनकी बुनियाद पे जितने भी फैसले होते हैं वो गैर मंतकी होते हैं, गैर अकली होते हैं और नुकसानदेह साबित होते हैं। दूसरा है उसमें ज़रा एफर्ट लगती है, उसमें ज़रा कोशिश करनी पड़ती है, उसमें एनालिसिस करने पड़ते हैं, और जब भी एनालिसिस करने पड़ते हैं ब्रेन को काम करना पड़ता है। ब्रेन जो है वो एनर्जी बहुत कंज्यूम करता है। इन तमाम चीज़ों से फ़रार के लिए मेंटल शॉर्टकट्स का एक तो मस्बत इस्तेमाल है, वो बहुत सारी जगहों पे हम करते रहते हैं और एवोल्यूशन में उन्होंने बहुत किया। लेकिन जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने अहम तरीन फैसले मेंटल शॉर्टकट्स पे करना शुरू कर दें, इमोशनल शॉर्टकट्स पे करना शुरू कर दें, तो आप तसव्वुर कीजिए कि हम इंफॉर्मेशन को पस पर्दा कर रहे हैं, तमाम उस कंक्रीट इंफॉर्मेशन को, उनकी बुनियाद पे एहसास को आगे लेके आ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगियों में फ़ैसले किस तरह ठीक होंगे। सो आइंदा की बात ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये जो लफ्ज़ है कि ये मेरा मूड ख़राब है, जिसकी बुनियाद पे मैं फ़लाँ काम नहीं कर रहा, ये आपने अपने आइंदा ज़हन में रखना है कि जब भी आपके जहन में ये फ़िक्र आए कि मेरा मूड ख़राब है, या आप वर्बली कह दें किसी को कि यार मेरा मूड ख़राब है जिसकी वजह से मैं ये, तो थिंक अगेन, ये आप किसी इमोशनल शॉर्टकट का शिकार तो नहीं है। और ये जो डिसीजन है ये आपको करंट उस एहसास की बुनियाद पे तो है, लेकिन ये किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो थोड़ा सा कैनवस अपना वसी कीजिए और चीज़ों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अहमकाना फ़ैसले जो हैं वो करने से इज्तनाब करेंगे। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। इंतहाई इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आगाज़ में हमने आपसे वादा किया था कि जैम पैक शो होगा, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो हमने कवर नहीं की होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।